Hello everyone, how are you guys? I hope you guys are doing great and welcome to GA with शीतल मैम। ये मेरा YT चैनल है, फटाफट से सभी लोग इसको सब्सक्राइब कर दें जिसने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। एंड यहाँ पर आज का जो सेशन है ये एक ऐसा सेशन है जो मुझे लगता है कि शायद मुझे थोड़ा पहले लेके आना चाहिए था, बट नेवर द लेट। अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनका एग्जाम है, तो देखो EPFO एग्जाम कैसा आएगा, मॉक टेस्ट कैसे दें। अब कुछ लोग कह रहे होंगे मैम मॉक टेस्ट ये भी कोई देने की चीज़ होती है? बिल्कुल होती है, क्योंकि इसी से डिसाइड होता है कि आपका प्रिपरेशन किस लेवल पर है, आपकी स्ट्रैटेजी कैसी है। क्योंकि देखो क्या होता है ना कि आपके पहले प्राचीन काल में भी देखिए, एंशिएंट टाइम में भी देखिए, तो जब कोई युद्ध होता था तो उसकी एक रणनीति बनाई जाती थी, एक पूरा स्ट्रैटेजी बनाया जाता था, फिर युद्ध किया जाता था। अब बिना स्ट्रैटेजी के अगर युद्ध कर रहे हो तो उसमें चांसेस हाई ये हैं कि आप फेल करोगे, क्योंकि आप वहीं पर जाकर तलवार चलाना सीख रहे हो तो ये तो कोई बात नहीं हुई ना। वहीं पर जाकर आप ये सोच रहे हो कि अगर दुश्मन ने मुझे ऐसे मारा तो मुझे क्या करना चाहिए, इतने में तो मर गए। तो यही सेम चीज मॉक टेस्ट करता है। मॉक टेस्ट क्या करता है, आपको पहले ही रिहर्सल क्या कह सकते हो, पहले ही उस एग्जाम लाइक एक्सपीरियंस से आपको रूबरू कराता है। आपको पता चलता है कि आपने एग्जाम देते वक्त या वो मॉक टेस्ट देते वक्त क्या गलतियां की हैं, तो उससे आपको एक चीज पता लगती है कि आपको क्या ऐसी गलतियां हैं जो नहीं करनी है। तो इस सेशन के अंदर आज हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि आपको कैसा एग्जाम आएगा। देखो अब क्या होता है कि इस बार इसको जो कंडक्ट करा रहा है वो कौन करा रहा है? NTA, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। NTA का ना एग्जाम कंडक्ट कराने का थोड़ा अलग सा तरीका है। क्या तरीका है वो हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे, ठीक है। अब पहले ये देखो EPFO SSC के लिए इस टाइप से यहाँ पर क्या आएगा आपके ना, सबसे पहले जर्नल इंस्ट्रक्शंस आते हैं। अब ये मैंने निकाला है ऑलिव बोर्ड से, ठीक है। तो ऑलिव बोर्ड पर आप EPFO SSC का मॉक भी परचेज कर सकते हो, जिसने परचेज नहीं किया है, ठीक है, और वो आप दे सकते हो। मॉक कोशिश करना 2-3 मॉक तो एटलीस्ट आप मॉक टेस्ट करके जाओ, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाए, आप थोड़ी सी यहाँ पर स्ट्रैटेजी अच्छे से कर पाओ। तो इस टाइप से ये EPFO SSC के नाम से मॉक टेस्ट होगा। तो आप जब एग्जाम में जाओगे तो ऐसे ही सबसे पहला पेज आएगा आपका, जैसे ही आप स्टार्ट करोगे तो आएगा जर्नल इंस्ट्रक्शन का। ये आपको दिया होगा, आपको यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस केयरफुली पढ़ने हैं। जैसे ही आप इंस्ट्रक्शन पढ़ोगे तो इसके नीचे आपको स्क्रॉल करना होगा, ठीक है। अगर आप चाहते हैं तो हिंदी में भी इंस्ट्रक्शंस को पढ़ सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आप इंग्लिश लिखा हुआ है ना, यहाँ पर इस पर आप जब क्लिक करोगे तो नीचे यहाँ पर क्या आएगा, हिंदी आएगा। तो इंग्लिश हिंदी किसी भी मीडियम में आप अपने इंस्ट्रक्शंस जो हैं उनको पढ़ सकते हो। फिर जब इसको पूरा आप पढ़ लोगे तो यहाँ पर एक चेक बॉक्स है, इस पर आपको क्या करना है, टिक करना है, और उसके बाद आपको क्या करना है, प्रोसीड करना है। बिल्कुल ऐसे ही आपके एग्जाम के अंदर भी आएगा। इस टाइप से अब आपके एग्जाम के अंदर ये खुल के आ जाएगा। यहाँ पर ऑलिव बोर्ड है, उधर ऑलिव बोर्ड नहीं लिखा होगा, बाकी सब कुछ इसी टाइप से होगा। आपका नाम, आपका एग्जाम नेम, आपका टाइमर यहां पर चल रहा होगा, ठीक है। फिर यहां पर आपका वही सेम चीज, अगर आपको यहां पर जो लैंग्वेज है इंग्लिश की जगह हिंदी चाहिए तो वो यहां पर आप सिलेक्ट कर सकते हो, एक्सेप्ट फॉर इंग्लिश। बाकी सब जगह पर आप मोड ऑफ जो क्वेश्चंस का जो यहां पर क्वेश्चंस का जो मोड है या मीडियम ऑफ लैंग्वेज है उसको आप हिंदी कर सकते हो। अब जैसे यहां पर ये क्वेश्चन आ गया, ठीक है, ये क्वेश्चन आ गया आपका यहां पर रीजनिंग एबिलिटी टेस्ट करने वाला। तो इस टाइप से आप देखोगे 1 2 3 4 करके यहाँ पर सारे के सारे क्या हैं, ये आपके यहाँ पर सारे के सारे आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं, या यानी कि ये कह सकते हो ये क्वेश्चंस है। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसके अंदर क्या होता है, ये जो ग्रे या व्हाइट कलर का होगा ये दिखाएगा कि किन किन के ऊपर अभी तक आप कितने क्वेश्चंस को आपने विजिट ही नहीं किया, यानी कि उन क्वेश्चन पर आप गए ही नहीं हो, आपने देखा ही नहीं है उन क्वेश्चंस को। रेड वाला क्या बताएगा, रेड वाला बताएगा आप चले तो गए हो, आपने क्वेश्चन देख तो लिया है, लेकिन आपने उसके लिए आंसर नहीं किया है। फिर ये ग्रीन वाला जो है, ये ग्रीन वाला क्या बताएगा, ग्रीन वाला ये बताएगा कि आपने इसको आंसर कर दिया है, टिक मार्क कर दिया है, आंसर चला गया है। अभी आंसर आपका जब पूरा टिक मार्क आपने कर दिया है तो मतलब जब आपका यहाँ पर जो आंसर्स देखे जाएंगे, आंसर की आपकी देखी जाएगी, तो उसमें यहाँ पर ये आपका टिक्ड होगा। यानी कि अगर ये सही निकलता है तो आपको नंबर मिलेंगे, गलत निकलता है ये तो आपके नंबर कट जाएंगे, ठीक है। सही होगा तो 4 नंबर मिल जाएंगे, गलत होगा तो 1 नंबर कट जाएगा सही में से। ये फिर आपका एक यहाँ पर होता है जिसको हम बोलते हैं ये वाला पर्पल टाइप का, खाली पर्पल है, खाली पर्पल गोला है, लिखा हुआ है मार्क्ड फॉर रिव्यू। यानी कि जब मैं जैसे ये क्वेश्चन देखा है मैंने, ठीक है, अब मैं ये क्वेश्चन कर रही हूं तो मेरे पास में देखो यहां पर क्या क्या आता है। अब इन्होंने 1 2 3 4 इस टाइप से देखे क्या कर दिया,
अलग से 1, 2, 3 और 4 दे दिया। यानी कि अगर आपको इनमें से जो भी सही आपको आंसर लग रहा है, सपोज आपको लग रहा है कि इसका आंसर सही ये होगा, तो आपको यहां टिक करने के लिए नहीं है, अब आपको यहां टिक करना पड़ेगा। अब ये कैसे आपके लिए एक यहां पर गेम चेंजर है, कैसे आपके लिए ये आपको भटका सकता है, इस टाइप का ये जो इंटरफेस है ये ऑप्शंस का अलग से देने का। यहां पर मैम ये खाली ऐसे भी तो लिख सकते थे, यहां पर हम टिक मार्क कर देते, हमारा टाइम सेव हो जाता। नीचे आ रहे हैं अलग से ढूंढ रहे हैं किस पे टिक लगाएं, चलो कोई नहीं। वो यहां पर तुमने देखा थर्ड करेक्ट होगा, तो ध्यान रखना थर्ड पर ही लगाना है, थर्ड है तो थर्ड पर ही लगाना है। ऐसे में कंफ्यूजन हो सकती है आपको यहां से यहां तक आने में, है ना। तो अब ये देख लेना, अब जब आप करोगे सेव एंड नेक्स्ट, सेव एंड नेक्स्ट क्या होगा, आपका आंसर यहां पर बुक हो जाएगा। ठीक है, आपका आंसर बुक हो जाएगा। अगर आप बाद में उसको चेंज करना चाहते हो तो कर सकते हो, फिलहाल के लिए वो सेव हो जाएगा। और अगर बीच में आपका टाइम्स अप हो जाता है, आपका टाइम ओवर हो जाता है, तो जो भी आपने सेव एंड नेक्स्ट किया हुआ है वो आपका एज इट इज सेव्ड रहेगा। ठीक है, फिर आता है सेव एंड मार्क फॉर रिव्यू। अगर मान लीजिए आप यहां पर 3 पर क्लिक करके इसको सेव एंड मार्क फॉर रिव्यू करते हैं, मतलब कि इसके ऊपर ये दिखेगा आपको, यानी कि पर्पल कलर का ये पूरा यहां पर सर्कल है और इसमें ग्रीन कलर का एक डॉट है। इसका मतलब क्या है, ग्रीन कलर के इस निशान का मतलब है कि आंसर तो कर दिया है लेकिन मैंने इसको रिव्यू के लिए रखा हुआ है। मतलब मेरे को किसी क्वेश्चन के अंदर थोड़ा सा डाउट हो रहा है। ठीक है, मान लीजिए मुझे 90% लग रहा है कि ये सही है, लेकिन 10% मुझे डाउट हो रहा है, बट मैं अपना बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती, तो मैं क्या करूंगी, मैं इसको यहां पर सेव एंड मार्क फॉर रिव्यू कर दूंगी। रिव्यू मतलब कि बाद में मैं इस क्वेश्चन को एक बार और देखना चाहती हूं, फिलहाल के लिए इसको सेव कर दो, मुझे लग रहा है ये ठीक है, बाद में इसको रिव्यू के लिए एक बार और इसको देखना चाहूंगी। तो जब भी आप इस पे क्लिक करते हो तो उसका मतलब ये है कि अगर आपका सपोज टाइम्स अप हो जाता है, जो भी आपने सेव एंड मार्क फॉर रिव्यू कर रखे हैं जितने भी क्वेश्चंस, वो आपके वहां पर कैलकुलेट होंगे, वो कैलकुलेशन के लिए जाएंगे। ठीक है, अब यहां पर अगर आप करते हो मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट, आंसर नहीं किया है, आपने कहा कि इस क्वेश्चन को मैं क्या कर रहा हूं, मार्क फॉर रिव्यू कर रहा हूं, बस रिव्यू के लिए मार्क कर रहा हूं, तो ये पर्पल वाला हो जाएगा। अब इसमें आपका कोई आंसर सबमिट नहीं हुआ है, कोई आंसर बुक नहीं हुआ है, बस ये है कि लास्ट में आप देख सकते हो कि हाँ इनको मैंने मार्क फॉर रिव्यू किया हुआ है, यानी कि इनमें तो मैंने आंसर भी नहीं किया है और रिव्यू के लिए रखा हुआ है, बाद में सोचने के लिए रखा हुआ है और आंसर भी नहीं किया हुआ है। तो जिसमें ये होगा इसका मतलब आंसर तो किया हुआ है लेकिन ये आंसर भी सबमिट हो जाएगा, लेकिन मैं इसको दोबारा देख सकता हूं अगर टाइम बचा तो। ये है टाइम बचा तो मैं देख सकता हूं, लेकिन इसके लिए मैंने आंसर यहां पर टिक नहीं किया हुआ है। तो ये आपके डिफरेंट यहां पर ऑप्शंस है। अब आप क्या कर सकते हो, इसको स्क्रॉल कर सकते हो। अगर मान लीजिए आपने ये सबमिट बटन पर दबा दिया तो आपका सबमिट हो जाएगा, चाहे टाइम बच रहा हो, आपका टेस्ट यहीं एंड हो जाना है। तो आपको सबमिट तब तक नहीं दबाना है जब तक आपका टाइम पूरा ना हो जाए। ठीक है, जब तक आपका टाइमर चल रहा है, जब तक आपका पेपर पूरा नहीं हो रहा है, तब तक इस सबमिट बटन की तरफ आपको देखना भी नहीं है। अब जैसे मैंने यहां पर 1 और 2 जो थे इसको मैंने क्या कर दिया, मार्क फॉर रिव्यू कर दिया। ना तो मैंने इनका आंसर टिक किया है, बस मैंने कहा है कि इनको बाद में देखूंगी। तो अब जब मैं इसको पूरे को देखूंगी ना, तो मैं ये कहूंगी कि ये ग्रे वाले तो सारे वो हैं जो मैंने अभी तक जिनको देखा तक नहीं है, ये रेड वाले वो हैं देख तो लिया है लेकिन मेरे को शायद इनका आंसर नहीं आता तो मैंने इनको छोड़ दिया है, और ये पर्पल वाले मैंने मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट किया था, मतलब इनको मैं देख सकती हूँ दोबारा, शायद मैं कोई आंसर मेरे को दिमाग में आ जाए। तो अब यहां पर इस टाइप से ये आ गया क्वेश्चन, अब फिर से इन्होंने ये दे दिया। अब मान लो अगर आपको ये सही लग रहा है तो यहां पर आते हुए आपको याद रखना है कि आपको 2 पे ही क्लिक करना है। अब इसका रोल कहां पर आएगा, इधर बताती हूँ, जब स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे तब इसका रोल आएगा। जैसे कि अगर बात करूं यहां पर, ठीक है, यहां पर आपको स्टेटमेंट दी हुई है, आपको कंक्लूजन दिए हुए हैं, अब आपको बताना है ओनली 1 फॉलोज, 1 and 2 फॉलो, सेकंड फॉलो। अब इसमें से जो भी आपको लगता है वो आप इधर टिक मार्क कर दोगे। ठीक है, फिर अब मेरे पास में आ गया हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ नीति आयोग फॉर अ पीरियड ऑफ 2 years। मैम ये तो पढ़ा है हमने, BVR सुब्रमण्यम को बनाया गया है, तो अब मैं कहाँ आंसर करूंगी, अब मैं यहाँ आंसर करूंगी। ठीक है, CEO पूछा है, अब सुमन के बैरी मत लगा देना, कुछ लोग सुमन के बैरी भी लगाएंगे, मैं यहाँ पर टिक करूंगी, सुमन के बैरी तो वाइस चेयरमैन है, और जैसे टिक करूंगी तो मेरे को पता है ये 100% श्योर है, एकदम ठीक है, मैंने पढ़ा है CEO नया कौन बनाया, BVR सुब्रमण्यम बनाया, मैंने पहले पे टिक किया और इसको क्या कर दिया, सेव एंड नेक्स्ट कर दिया। ठीक है, क्या कर दिया, सेव एंड नेक्स्ट कर दिया। फिर ये आ गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट महिला सम्मान सर्टिफिकेट स्कीम। अब यहां पर बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया,
एक यहाँ पर स्टेटमेंट ये दी हुई है, एक स्टेटमेंट ये दी हुई है। पहली स्टेटमेंट में कह रहा है निर्मला सीतारमन अनाउंस्ड अ महिला सेविंग सर्टिफिकेट। अब आपको पता होगा कि बजट में भी बोला गया और इसको अभी रिसेंटली अनाउंस किया गया है। कह रहे हैं फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट दे रहे हैं यहाँ पर 7.5% फॉर 2 ईयर्स। मैम यहाँ पर 7.5% तो पता है, लेकिन 2 ईयर्स में हम क्या हैं, कंफ्यूज हैं, ठीक है। दूसरा हमने देखा मैक्सिमम डिपॉजिट अमाउंट हैज बीन केप्ट एट 2 लाख। हाँ मैम 2 लाख तो सुना है, लेकिन इसमें भी थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, कहीं 5 लाख तो नहीं था। हाँ मैम 2 लाख ही था। अब कुछ लोग क्या कहेंगे, कुछ लोग जो श्योर हैं, जिनको ये पता है कि फर्स्ट और सेकंड एकदम ठीक है, वो कहाँ पर लगा देंगे, बोथ 1 और 2 पे लगा देंगे, है ना, और उसको सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। लेकिन जो लोग श्योर नहीं है वो क्या करेंगे, वो या फिर अगर वो बहुत ज्यादा हद तक श्योर है, उनको यह है कि चल इसको मार्क कर देता हूं, मैं इसको आंसर कर देता हूं, बाद में देख लूंगा, नहीं भी देख पाया तो कोई बात नहीं, क्या पता ये ठीक ही हो जाए। तो अगर मेरे को लगता है कि कोई चीज 80 to 90% में श्योर हूं कि हाँ ये ही सही आंसर है, बोथ 1 और 2 ही होना चाहिए, 80 to 90% श्योर हूं, तो मैं इसको सेव एंड मार्क फॉर रिव्यू कर दूंगी कि बाद में टाइम बचा तो इसको देख लूंगी। और अगर मुझे ये है कि अभी इसके बारे में थोड़ा और सोचना है, थोड़ा और दिमाग पे जोर लगाती हूँ, लेकिन इतना टाइम वेस्ट नहीं करना है क्योंकि अभी मैथ के क्वेश्चन भी बचे हुए हैं, रीजनिंग के भी बचे हुए हैं, तो मैं इसको मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट कर दूंगी। अगर मैं इसके ऊपर जोखिम नहीं लेना चाहती कि भाई कल को आगे चला गया, गलत हो गया तो 1 नंबर और कट जाएगा जो मैंने सही किया है उसमें से, ठीक है। तो इस तरीके से आप डिसाइड कर सकते हो कि ये दोनों ठीक है, तो मैं क्या है, बोथ 1 और 2 करेक्ट है। यहाँ पर यही तो पूछा है, ट्रू क्या है, बोथ 1 और 2 ट्रू है, तो मैं 1 पे लगाऊंगी, इधर लगाऊंगी। अगर मुझे लगता है कि सिर्फ 1 ठीक है और 2 ठीक नहीं है, सपोज मुझे ये लगता है कि पहला ठीक है, तो मैं पहले पे लगाऊंगी। अगर मुझे लगता है दूसरा सही है तो मैं इस वाले पे लगाऊंगी। तो ये बेसिकली मैं आपको बता रही हूँ किसके लिए, कि अगर ये क्वेश्चन ना होके भी कोई और क्वेश्चन है जिसमें 2 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, तो आपको जो भी लगता है वो आपको देखना है कौन से नंबर पे है ना, फर्स्ट ओनली थर्ड पर है, सेकंड ओनली थर्ड पर है। तो अगर आपको लगता है करेक्ट आंसर है सेकंड ओनली, तो आप 4th को टिक करोगे, ठीक है। इस तरीके से क्या करना है आपको, यहां पर ये देना है अपना पूरा जो एग्जाम है। अब ऐसे आप स्क्रॉल करोगे तो यहां पर आप लास्ट क्वेश्चन पे आ जाओगे। ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, ये 150 वाला। अब क्योंकि आपके हर एक क्वेश्चन का 4 नंबर का है और 150 है, मतलब इंटू 4 कितने हो गए, टोटल 600 मार्क्स बनते हैं, है ना। अब जैसे बोल दिया कंप्यूटर प्रोसेसेस द डाटा एंड गिव्स द रिजल्ट कॉल्ड व्हाट, प्रोसेस करता है डाटा को और रिजल्ट क्या देता है, मैम रिजल्ट तो हम आउटपुट कहते हैं। तो अब आउटपुट होगा तो मैं किस पे टिक करूंगी, 4th पे टिक करूंगी और क्या करूंगी, सेव एंड नेक्स्ट। क्या करूंगी इधर, सेव एंड नेक्स्ट, ठीक है। तो इस तरीके से आपको मॉक टेस्ट देना है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। अब मॉक टेस्ट जब आप लोग देते हो ना, तो एक चीज याद रखना कि मॉक टेस्ट को ना आपको दिल पे नहीं लेना है। मॉक टेस्ट कभी भी दिल पे लेने के लिए नहीं होता है। आपको मॉक टेस्ट से क्या देखना है, आपको मॉक टेस्ट से 2 चीजें देखनी है कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, ऐसे क्वेश्चन जो आप बड़ी आसानी से लगा पा रहे हो, और एक ऐसे क्वेश्चन जिनमें आपको दिक्कत आ रही है। सपोज हो सकता है आपको कि कोई कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, उसमें आपको दिक्कत आ रही है, या ये हो सकता है कि कोई सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, उसमें दिक्कत आ रही है, कंप्यूटर के क्वेश्चंस में दिक्कत आ रही है, या इंग्लिश में सपोज आपको रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में दिक्कत आ रही है। तो आपको क्या करना है, उसको थोड़ा और प्रैक्टिस करना है। जो भी आपकी वीकनेस निकल के आ रही है मॉक टेस्ट में, उसको प्रैक्टिस करना है। फिर एक और चीज आपने क्या देखी, एक चीज आपने देखी कि जब मैं कैलकुलेशन कर रहा हूं ना मैम, या कैलकुलेशन कर रही हूं ना मैम, तो मेरी ना सिली मिस्टेक्स बहुत ज्यादा हो रही हैं। मतलब मैं कर तो सही रही हूं, मुझे पता भी है कैसे निकालना आंसर, बट कैलकुलेशन के टाइम पर सिली मिस्टेक्स बहुत ज्यादा हो रही है। तो अब आपको क्या करना है, आपको उसी चीज की प्रैक्टिस करनी है और आपको क्वेश्चन और आंसर निकालते हुए जल्दबाजी नहीं करनी है। अगर सिली मिस्टेक्स हो रही हैं तो आपको यहाँ पर बहुत ज्यादा फास्ट कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। अब इसके अलावा और क्या दिक्कत हो सकती है, मैम मेरी वीकनेस यहाँ पर ये हो गई है कि इंग्लिश में मेरे को रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में दिक्कत आ रही है। तो मैं आपको क्या बोलूंगी कि आप ना कोई भी ऐसी बुक है या ऑनलाइन कोई भी इंग्लिश का टेस्ट उठाओ और उसमें ना मतलब भर भर के रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के क्या करो, प्रैक्टिस लगाओ, प्रैक्टिस सेट लगाओ रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के। जो भी प्रैक्टिस सेट लगाओगे रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के। अगर आप कहते हैं मैम रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में दिक्कत नहीं है, दिक्कत आ रही है मुझे वोकैब में, तो वोकैब के जो भी प्रैक्टिस सेट हैं, कोई किताब हो, कोई ऑनलाइन कोई भी टेस्ट हो, उनको यहाँ पर लगाओ, ठीक है, ईपीएफओ एसएससी के लिए। बाकी यहाँ पर ऑली बोर्ड पर आपके मॉक टेस्ट बहुत ही रेलेवेंट मॉक टेस्ट है। और अभी क्या है, अभी ना यहाँ पर जो मॉक टेस्ट हैं और जितने भी सब्सक्रिप्शन हैं, इन सभी पर डबल वैलिडिटी और
25% ऑफ मिल रहा है। तो अगर आप आगे बैंक एग्जाम्स की भी तैयारी कर रहे हो तो आप ये बैंकिंग सब्सक्रिप्शन ले लो, बैंकिंग सुपर एलीट ले लो। अगर आप आगे बैंकिंग एग्जाम्स की तैयारी नहीं कर रहे हो, सिर्फ एसएसए की तैयारी कर रहे हो, तो आप एसएसए के इंडिविजुअल मॉक टेस्ट भी परचेज कर सकते हो। अब जिनका भी एग्जाम ऐसा है 21 को है, 22 को है या फिर एग्जाम 23 को है, इनको तो डेली मॉक लगाने हैं, डेली मॉक टेस्ट। एक मॉक टेस्ट तो जरूर देना है आने वाले दिनों के अंदर, कम से कम इतने 5-6 मॉक दे डालो। और आप ये अलग से मॉक टेस्ट भी परचेज कर सकते हो। और याद रखना, ऑलीबोर्ड पर कुछ भी परचेज करते हो शीतल कोड का यूज करना, ठीक है। कुछ भी परचेज करना हो, एसएससी, रेलवे या फिर आपका बैंकिंग, कुछ भी हो, शीतल कोड का यहां पर यूज करना। एंड अगर कोई भी आपको कंफ्यूजन आता है मॉक टेस्ट में, मॉक टेस्ट का स्कोर कम आ रहा है जिनका, उनको दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है, वहां पर जाकर आपका अलग सिनेरियो रहेगा। और अगर आपको प्रॉब्लम आ रहा है तो सबको प्रॉब्लम आ रहा है, इतना घबराने वाली बात नहीं है। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस कुछ नहीं है, बस ये वही है, लेवल अप करने की बात की गई है। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बेसिकली आपकी इन डेप्थ नॉलेज चेक करने के लिए, और कुछ भी नहीं है। आप कितने भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन मैं आपको करा लूं, अगर आपको किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक की इन डेप्थ नॉलेज है तो वो आपको 3-4 स्टेटमेंट दे देगा, क्योंकि एक ही चीज से रिलेटेड देता है। अगर उसने बोला महिला सम्मान सर्टिफिकेट, तो दोनों ऑप्शन महिला सम्मान सर्टिफिकेट से रिलेटेड ही थे, कि कितना मैक्सिमम डिपॉजिट कितना है, या मिनिमम डिपॉजिट कितना होगा, या इंटरेस्ट रेट कितना है, कितने सालों के लिए है, ये 3-4 चीजें पूछेगा। अगर आपको पता है तो उससे वो चाहे कितनी भी स्टेटमेंट बना ले, आप कभी भी वहां पर कंफ्यूज ही नहीं होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको यहां पर मॉक टेस्ट देने हैं। मॉक टेस्ट से आपको यह पता लग जाएगा कि आप कितना टाइम लगा रहे हो, और फिर आपको टाइमर के साथ में अपना काम करने की आदत पड़ जाएगी। जनरली क्या होता है, जब वहां पर टाइमर चलता है ना, तो हमारा ध्यान चला जाता है टाइमर से, क्वेश्चन में लग जाते हैं। तो किसी भी एक पर्टिकुलर क्वेश्चन पर बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। और आपको मेनली फोकस करना है कि आप टाइमर के साथ में हैबिचुअल हो जाओ। हैबिचुअल कब होंगे आप, जब यहां पर आप मॉक टेस्ट देंगे, तो मॉक टेस्ट से आपको काफी, और मैं कहूंगी आपको कि मॉक टेस्ट भी ऐसे नहीं है कि लैपटॉप से दो, मॉक टेस्ट ऐसे देना कंप्यूटर और साथ में कीबोर्ड पर, जैसे वहां पर आपका होता है। खैर कीबोर्ड की तो कोई खास जरूरत होती नहीं है, उधर कंप्यूटर और माउस की जरूरत होती है। तो अगर आप सपोज लैपटॉप से भी दे रहे हो तो कोशिश करना अपने साथ में माउस रखो, ठीक है। माउस के थ्रू उसको ऑपरेट करने की कोशिश करो। तो इस टाइप से देना है, बिल्कुल आपका माउस और मॉनिटर का आपका तालमेल होना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली वहां जाकर आपको आपकी स्क्रीन मिलेगी और माउस मिलेगा, और उसी से आपको पूरा अपना पेपर जो है वो देना है। फिलहाल के लिए ऑल द बेस्ट गाइज। आई होप कि आपके लिए ये सेशन यूजफुल रहा होगा। मैं थोड़ा यहाँ पर आपको समझा पाई होंगी कि किस तरीके से आपको ये एग्जाम देना है। थोड़ा सा स्लाइट डिफरेंस है इसके इंटरफेस में, कई बार थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लग जाता है जब स्टेटमेंट्स आती हैं, 2-2, 3-3 स्टेटमेंट्स को सोच समझ के करना होता है। तो उसके लिए भी ये कहूंगी मैं आपको कि जो आपको पेपर मिलता है उधर, है ना, जो एक रफ शीट या रफ पेपर मिलता है, तो उस रफ पेपर में, जैसे अगर यहां पर बात करूं मैं कि जैसे ये स्टेटमेंट बेस था, तो अगर रफ पेपर मिलता है तो आप उसमें ऐसे लिख दो, फर्स्ट वन भी करेक्ट है, सेकंड वन भी करेक्ट है, मतलब बोथ करेक्ट है, ठीक है, बोथ करेक्ट है। अब देखो यहां पर बोथ करेक्ट किसके अंदर है, बोथ 1 और 2, यानी कि इसके आगे लिख दो 1 और फिर जाके 1 पर क्लिक कर दो, ठीक है। सब कुछ पहले पेपर पे लिखना जब भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आता है, क्योंकि गड़बड़ के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। लिखना है आपको 1 और 2 दोनों करेक्ट है तो बोथ होगा। फिर आपको ढूंढना है कि बोथ किसके अंदर है, मैम बोथ है फर्स्ट ऑप्शन में, तो फिर आप बोथ के सामने फर्स्ट लिखना अपने रफ पेपर में, और फिर मैनुअली क्या करना, माउस को ले जाना 1 के पास और 1 पर क्लिक कर देना, ठीक है। तो इस तरीके से आपको एग्जाम जो है वो करना है। एंड आई होप आपके लिए ये हेल्पफुल रहेगा। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी रहता है, आप यहाँ पर मुझसे पूछ सकते हैं। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है शीतल शर्मा मैम के नाम से, तो बस यहाँ पर जाना है आपको और यहाँ पर लिखना है शीतल शर्मा मैम, और इधर 39K से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स है, 39,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स इधर जुड़े हुए हैं, तो इधर जुड़ जाना। एंड मेरा ये YT चैनल है GA विद शीतल मैम, इसको सब्सक्राइब कर लेना एंड वीडियो को लाइक कर देना। मिलती हूँ आपके साथ में ऐसी ही एक इम्पॉर्टेंट एंड यूजफुल वीडियो के साथ में नेक्स्ट वीडियो के अंदर, नेक्स्ट सेशन के अंदर। तो तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू सो मच एवरीवन एंड विश यू गाइज ऑल द वेरी बेस्ट।